आज यौम बहरिया है, यानी पाकिस्तान नेवी का दिन। तो हमने सोचा राइजिंग पाकिस्तान में हम कुछ इस हवाले से न सिर्फ बात करें, बल्कि हमने अपनी निसाबी किताबों में या टीवी रेडियो पे हर साल इस दिन हम द्वारका का जो मार्का है उसकी कहानी सुनते हैं, लेकिन वो इतनी दिलचस्प, इतनी सनसनीखेज़ कहानी है कि हमने सोचा कि आज भी कुछ उस पर बात की जाए। और हालिया फ्लड्स के एतबार से देखिए, हालत जंग तो एक अलहदा सिचुएशन होती है, लेकिन हालत अमन में भी हमारी पाक फ़ज़ा या भारी बर्री बहरी फ़ौज जो है वो भी काम कर रही होती है। और ज़रूरी नहीं कि कोई कुदरती आफात आएँ तब तो हम मुतहर्रिक होते हुए देखते हैं अपनी पाक अफ़वाज को, लेकिन हालत अमन में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो अंडरटेक कर रहे होते हैं। हमारे बहनें और भाई जो पाक फ़ौज में हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स में हैं, पाकिस्तान नेवी में हैं, दूसरी जो यूनिफॉर्म्स हैं उसके अंदर हैं, पाकिस्तान रेंजर्स हैं, पाकिस्तान पुलिस है। तो हम जब भी ऐसा कोई दिन हो तो राइजिंग पाकिस्तान में अपनी फोर्सेस को ट्रिब्यूट ज़रूर देते हैं। आज लेफ्टिनेंट सैयद हसन शौकत हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक पाक बहरिया से है, और आज इसी दिन की मुनासिबत से हम उनसे कुछ बात करेंगे। लेफ्टिनेंट हसन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और इस पुरवकार दिन के लिए जो है मुझे इज़हार ख्याल पेश करने के लिए आपने यहाँ बुलाया। जी, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ऑपरेशन द्वारका के से जो है ये मुंसलिक किया जाता है आज का दिन, जो कि 8 सितंबर है, जबकि जंग जो है वो तो 1 सितंबर से जो है वो छिड़ चुकी थी ऊपर नॉर्थ के सेक्टर्स में। 1965 की बिल्कुल हम बात कर रहे हैं। बट जो ऊपर हेडक्वार्टर्स में कुछ डिसीजन हुआ जिसमें ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान नेवी को पहली बार जो है वो जंग में इस्तेमाल किया जाएगा फॉर अटैक पर्पस इन द सदर्न साइड ऑन द सी फ्रंट्स। तो उसके कुछ चंद मकासद थे जो कि सीधा मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, जिनमें से पहला मकसद तो ये था कि जो नॉर्दर्न फ्रंट के ऊपर इंडियन एयरफोर्स की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई थी, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन सोमनाथ इसको कहते हैं, बट चूँकि ये द्वारका के मुकाम जो कि एक छोटा टाउन था जहाँ पे उनका रडार स्टेशन मौजूद था, तो उसकी वजह से जो है इसको द्वारका के नाम से जाना जाता है। तो पहला मकसद जो था वो तो इसका ये था, अटेंशन डाइवर्ट, यानी बड़ा स्ट्रेटेजिक एक मकसद, नॉट जस्ट अटेंशन, जो उसकी कंसंट्रेशन इंडियन एयरफोर्स की वहाँ पे हो गई थी उसको भी डाइवर्ट करने की ज़रूरत थी उस वक्त वहाँ पे, क्योंकि तादाद में जैसे कि आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स उस वक्त और इंडियन जो फोर्सेस थी वो पाकिस्तान से ज़्यादा थी, बट जोश और जज्बे के हिसाब से और एक्सपीरियंस और तजुर्बे के हिसाब से जो है हमें वो एडवांटेज हासिल था। सेकंड मकसद जो था उस ऑपरेशन को लॉन्च करने का वो ये था कि द्वारका के मुकाम पे एक रडार स्टेशन वहाँ इंस्टॉल्ड था। जो कि बड़ा जदीद रडार स्टेशन जो था वो इंस्टॉल्ड था। उससे इंडियन एयरफोर्स को बहुत फ़ायदा जो है वो मिल रहा था, इन सेंस के इंडियन एयरफोर्स जो अटैक लॉन्च कर रही थी इन सदर्न फ्रंट जो कि कराची और दीगर कोस्टल एरियाज़ में थी, वो उस रडार स्टेशन से जो है वो गाइडेंस लेके वो इधर ऑपरेशंस अपने और अपने स्ट्राइक्स जो थे वो लॉन्च करते थे। तो जो मेन मकसद जो था इसका वो ये था कि उस रडार स्टेशन को तबाह कर दिया जाए, ताकि जो उनके दरमियान जो लिंक है उसको डी लिंक कर दिया जाए, उनकी कम्युनिकेशन को जो है वो डी लिंक कर दिया जाए। उसमें पाकिस्तान नेवी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली जो है वो ऑपरेशन को अचीव किया। जो उसके बाद तीसरा मकसद था वो ये था कि उनका जो मोराल है उसको पस्त किया जाए। तो पाकिस्तान नेवी के 25th डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन को, जो कि 7 जहाज़ों पर मुश्तमिल था, उसको जो है ये काम सौंपा गया। और 8 सितंबर को जो है पाकिस्तान नेवी ने बड़ी ही प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए हर जहाज़ ने तकरीबन 50-50 राउंड जो है वो उस द्वारका के मुकाम पे जो है वो रात की तारीकी में फ़ायर किए, और जो है उस रडार स्टेशन को ही नहीं और उसके साथ जो दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे मौजूद था उसको भी नेस्त नाबूद कर दिया वहाँ पे। तो वो जो लिंक था, जो कि एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स वहाँ से जो रडार से जो सिग्नल्स और इंफॉर्मेशन और इमेजिंग लेके अपने ऑपरेशंस कर रही थे, वो भी मुनक़ता हुआ। सो ये एक तरह से जो नेवल सक्सेस तो थी ही थी, लेकिन पाकिस्तान नेवी ने एक तरह से एयर स्ट्राइक्स को भी रोका। बिल्कुल इस 65 की जंग में जो है आपको एक बहुत ही अच्छा कमांड एंड कंट्रोल नज़र आएगा तीनों फोर्सेस के दरमियान, जो कि पहली बार जो है वो आपको प्रैक्टिकली जो है उसकी मैनिफेस्टेशन करके तीनों फोर्सेस ने जो है दिखाई कि कितनी अच्छी कम्युनिकेशन और कितनी अच्छी प्लानिंग के साथ जो है हर महाज के ऊपर जो है वो पाकिस्तान
नेवी भी अपने सदर्न फ्रंट पे और ऊपर की तरफ पाकिस्तानी एयरफोर्स एंड आर्मी ने। और मेरा ख्याल है जितनी भी इंटरनेशनल मिलिट्री हसन मिलिट्री एकेडमीज़ हैं या वॉरफेयर सिखाने की जो दरसगाहें हैं वहाँ पे इस वाक़े को बाकायदा शामिल किया जाता होगा, सिखाया पढ़ाया जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान नेवी में तो बिलखुसूस इसको ज़रूर, क्योंकि ये पहला मार्का था पाकिस्तान नेवी का, और पहली बार इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोग सोचते हैं कि इंडियन नेवी ने रिटेलिएट क्यों नहीं किया इसके ऊपर, तो उसकी रिटेलिएट ना करने की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह थी वो ये थी कि पाकिस्तान नेवी की सबमरीन जो कि PNSM गाजी थी वो वहाँ पे उस वक्त डिप्लॉयड थी बम्बई जो हार्बर थी उसके बाहर, और जिसने जो है, क्योंकि इंडियन नेवी के पास उस वक्त सबमरीन कैपेबिलिटीज़ मौजूद नहीं थी। अच्छा। तो उस जो एक सबमरीन को एक एडेड एडवांटेज हासिल होता है छुप के वार करने का, हाँ। वो हमें पाकिस्तान को जो है उस वक्त फर्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान ने सबमरीन को भी यूज़ किया एज अ वॉरफेयर के तौर पे, और उसके डिप्लॉय होने की वजह से उनके जहाज़ों की हिम्मत नहीं हो पाई कि वो अपने हार्बर से जो है या अपनी बंदरगाह से बाहर निकलें और उसको रिटेलिएट कर सकें। एग्जैक्टली तो ये जो है ना कि जी क्यों नहीं किया, वो करने का मौका ही नहीं मिला, बिल्कुल है ना। ग्रेट। तो ये आपने जनाब सोमनाथ का जो ये मार्का है उसके बारे में किताबों में तो पढ़ा होगा, लेकिन आज लेफ्टिनेंट हसन ने इतने अच्छे अंदाज में हमें कहानी की सूरत में बताया, ख़ासतौर पे जो हमारे यंग बच्चे सरप्राइजिंग पाकिस्तान देख रहे हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ख़ासतौर पे वो हसन वो बच्चे जो यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं और फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी या नेवी में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, उनको आप जैसे ऑफिसर्स जो खुद यूनिफॉर्म में बैठ के ऐसे वाक़यात सुनाते हैं तो बहुत इंस्पायर करते हैं। अच्छा, अब लेफ्टिनेंट हसन हमें थोड़ा सा क्विकली, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा सैलाब की, अनफॉर्चुनेटली सैलाब की जद में है, तो ऐसे में भी हम एक दिन पहले भी हमने तफसील से बात की, लेकिन हमें क्विकली बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान नेवी जो है वो किस तरह से रेस्क्यू रिलीफ का ऑपरेशन जो है वो कर रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो मुल्क की हालत है वो खासी ही जो है वो सैलाब की वजह से जो है तबाहकारियाँ हो चुकी हैं। इसका अंदाज़ा जब फील्ड में जाते हैं और फिज़िकली आप उस चीज़ को देखते हैं तभी अंदाज़ा होता है। तो बहुत ज़्यादा काम करने की स्टिल अभी ज़रूरत है। पाकिस्तान ने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम स्टिल कर चुकी है, जिसमें मैं अगर बताना चाहूँ तो बलूचिस्तान से लेके स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर आपको याद हो कि इस बलूचिस्तान के अंदर जो है सैलाब 1 महीना पहले से इसकी तबाहकारियाँ शुरू हो चुकी, तो तब से जो है पाकिस्तान नेवी जो है अपना ये रिलीफ ऑपरेशन और इमदादी कैंप जो है वो कायम किए हुए है बलूचिस्तान में, क्योंकि नेवी को एक एडेड एडवांटेज हासिल हो जाता है, क्योंकि पानी पे ऑपरेट करने के लिए उनके पास ज़्यादा कहते हैं एक्सपीरियंस मौजूद है, पानी हैंडल करने का तजुर्बा बिल्कुल होता है। बिल्कुल। तो अभी एट राइट नाउ अगर हम बात करें तो जो अंदरून सिंध के इलाके हैं और इवन जनूबी पंजाब की तरफ भी पाकिस्तान नेवी ने अपने 2 हेलीकॉप्टर जो कि सीकिंग है वो डिप्लॉयड किए हुए, जो कि उनके रेस्क्यू के लिए, और जहाँ पे रसाई हासिल नहीं हो सकती वहाँ तक लोगों को रेस्क्यू करना एंड देन उनकी इमदाद के लिए जो है काम कर रहे हैं। और एक और मज़ीद चीज़ 2 होवर क्राफ्ट जो कि जिनको एडवांटेज होता है कि वो ज़मीन पे भी और समंदर पे दोनों पे जो है डिप्लॉयड हो सकते हैं, तो वो होवरक्राफ्ट ये क्या होता है जी? जो कि ये बेसिकली आपको ये एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है। ये पानी पे चलते चलते ज़मीन पे भी, साथ कहीं मड आती है कहीं खुश्की आती है तो उसके ऊपर भी वो जो है इजीली मैनूवर कर लेता है। नहीं, उड़ता भी है ये बेसिकली उड़ ही रहा होता है अपनी एयर को यूज़ करते हुए पानी के ऊपर, ये जो है ना एक तरीके से। अच्छा, पानी पे चलते चलते ज़मीन आ जाए, कहता है नो प्रॉब्लम, नो इशू, इस पे भी आप वो अच्छा, तो इसकी बड़ी जो है ना इसकी शमूलियत के बाद जब से ये डिप्लॉयड हुए हैं अंदरून सिंध में और जनूबी पंजाब के इलाके में, तो ऐसे इलाकों तक जहाँ पे रसाई मुमकिन नहीं हो पा रही थी इवन बोट से भी और हेलीकॉप्टर से भी, तो वो ये बड़ा एडेड एडवांटेज हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये है कि लोगों को हमने रेस्क्यू करना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंड देन रेस्क्यू के बाद आते हैं उनकी इमदाद जो कि बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और लोगों की बहाली वो थर्ड स्टेप की तरफ थर्ड स्टेज है। तो पाकिस्तान ने भी अभी जो है बड़े शहरों में और दीगर जगहों पे इमदादी कैंप्स भी लगाए हुए हैं जहाँ लोग जो है वो आके डोनेट करते हैं। पाकिस्तान ने भी खुद से बहुत ज़्यादा जो है इस इमदादी कैंप में जो है वो लोग अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। अच्छा लेफ्टिनेंट हसन, वो जो अभी आप कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी की बात कर रहे थे, वो भी बड़ा ज़रूरी होता है इस तरह के कैलामिटी के अंदर, कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, मुख्तलिफ जो गैर सरकारी तंजीमें हैं, NGOs हैं,
पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स, यानी सब लोग मिल के एक सिनर्जाइज, यानी कि नेवी अलग से लगी हुई है जी हम रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, हम लोगों को बचाएंगे, पाकिस्तान आर्मी अलग से लगी हुई है, एयरफोर्स वाले कह रहे हैं जी हम अलग से हेली भेज देंगे। ये भी कोऑर्डिनेशन मेरे ख्याल है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। बिल्कुल आपने ठीक बताया, पाकिस्तान नेवी ने बहुत, एक तो नेवल हेडक्वार्टर से सेंट्रली बहुत जामे निज़ाम जो है एक तरतीब दिया हुआ है, और जो हम लोग रिलीफ ऑपरेशंस कर रहे हैं बिकॉज हमें उस तरीके के उस इलाके का इतना अच्छा नहीं मालूम होता, तो ऑब्वियसली वफाकी हुकूमतों के साथ और मिल के सूबाई हुकूमत और ज़िली हुकूमतों के साथ मिल के, तमाम इदारों के साथ मिल के ही वो रिलीफ ऑपरेशन जो है वो सरअंजाम दिया जा रहा है इस वक्त मौजूद में। ग्रेट। लेफ्टिनेंट हसन शौकत, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। आपके जो आपने जो कहानी सुनाई हमें द्वारका के मार्के की, वो भी बड़ी दिलचस्प थी, और आप लोग दूसरे जो साथियों के साथ, जैसे आपने बताया वफाकी हुकूमत, सूबाई और ज़िली हुकूमतों के साथ मिलकर जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, हम आपकी हिफाजत, आप सबकी सेफ्टी के लिए भी दुआ गो हैं, और पाकिस्तान जिस मुश्किल वक्त में है, तमाम स्टेक होल्डर्स जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम सलाम पेश करते हैं, एंड वेरी गुड लक टू यू एंड योर टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों लेंगे अब छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने आपको कुछ लेकर चलना है जुनैद जमशेद के ट्रिब्यूट की जानिब। आज हारून शुएब और जमशेद अली खान हमें कुछ लाइव सॉन्ग्स के साथ जुनैद जमशेद को आज हम याद करना चाहते हैं, और ऐसे में हम ज़रूर आपको भी कहेंगे और इनकरेज करेंगे कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताइए कि जुनैद जमशेद का या वाइटल साइंस का आपका फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट गाना कौन है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं कंट्रोल रूम से कहूँगा कि एक दफ़ा ज़रा हमें स्क्रीन पे जो प्राइम मिनिस्टर्स फ्लड रिलीफ फंड है उसकी कुछ डिटेल्स बता दें कि हम अगर किसी ना किसी तरह से डोनेट करना चाहें तो हम डोनेट कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स फ्लड रिलीफ फंड 2022, आप किसी भी बैंक के अकाउंट होल्डर हैं G12164, G12164 ये अकाउंट डिटेल्स है। इस पे आप जितना भी, बात 10 रुपये, 15 रुपये, 50,000 की नहीं है, बात उस कंट्रीब्यूशन की है, उस फीलिंग की है जो आप अपने दिल में रखते हैं सैलाब ज़दगान के लिए। G12164 पे आप डोनेट कर सकते हैं, और उसके अलावा आप किसी भी सेलुलर कंपनी के सब्सक्राइबर हों तो 9999 टेलीफोन नंबर है, वो नंबर है जिस पे आप फंड FUND फंड लिखकर SMS भेजें, तो आपका प्रीपेड या पोस्ट पेड कोई भी अकाउंट हो उसमें से 10 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे, और आप 10 रुपये से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ज़्यादा SMS भेजिए। जी जनाब, तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुनैद जमशेद मरहूम को ट्रिब्यूट।